मंगरुआ अक्सर चौपाल पर किसी न किसी से बात करते रहता है। एक बार फिर से मंगरुआ का चौपाल सजा है और आज हमारे साथ हैं चंद्रशेखर प्राण जी। नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते। चंद्रशेखर जी प्राण गांव पंचायत को लेके काम करते हैं, तीसरी सरकार को लेके काम करते हैं। ऊपरी सरकार में तो झमेला बहुत है, तो इसलिए मंगरुआ भी तीसरी सरकार पर ध्यान रखता है, यानी गांव पे ध्यान रखता है, और चंद्रशेखर प्राण जी की भी नजर वही है। सर, ऊपरी सरकार में चुनाव होने जा रही है, बस एकदम समय करीब ही है, आने ही वाला है समय। तैयारियां जी शुरू हो जी गई हैं। जी। आपकी क्या तैयारी है कि आ, तीसरी वा, सरकार ऊपरी सरकार को प्रभावित कर सके? क्योंकि जब तक आ, गांव गांव से आवाज नहीं आएगी, ऊपर तक सुनाई नहीं देती। वास्तव में चुनाव एक ऐसा समय होता है जब जो लोग चुनाव लड़ रहे होते हैं वो भी, और जो चुनाव में मतदान करने वाले लोग होते हैं अर्थात नागरिक, वयस्क नागरिक या मतदाता कह लीजिए, ये सब बड़े सजग हो जाते हैं उस समय। दोनों में बड़ी सजगता होती है। और फिर सुनने और सुनाने का जो मौसम बन जाता है, लोगों का मूड भी बन जाता है सुनने के लिए भी और सुनाने के लिए भी। तो ये बड़ा अच्छा अवसर होता है अपनी बात को कहने का दोनों पक्षों के लिए। इसी नाते जो गांव वाला आज की इस समय होगा वो एक मतदाता की हैसियत में होगा, सरकार बनाने जा रहा है, सरकार के निर्माणकर्ता के रूप में होगा। और ऐसे में उसका सरकार बनाने के बारे में उसका जो पक्ष है या जो लोग सरकार में शामिल होने के लिए उसके मत के लिए आए हुए हैं, उनको एक जिम्मेदारी सौंपने का काम उसका बनता है इस समय। हाँ, मतलब उसी दृष्टि 5 साल में कब आएंगे कब नहीं आएंगे, लेकिन 5 साल बाद या तो आना ही है। तो जी जनता जनार्दन के लिए, जनता का अपने जनार्दन को अपने दरवाजे पे बिठाने का ये बेहतर मौका है जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उस दृष्टि से ये देखना है कि चूंकि गांव की अपनी सरकार है, जैसे आप कह रहे थे ना, ये तीसरी सरकार है, पंचायत सरकार का है। आज की तारीख में भारत की राज्य व्यवस्था में दो तरह की सरकारें हैं। एक सरकार तो दिल्ली की और राज्य की राजधानियों की है, जो संसदीय व्यवस्था के तहत संसदीय सरकार है। दूसरी तरफ जिले से लेकर गांव तक पंचायत सरकार है। तो दो तरह की सरकारें हैं। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद भारत की राज्य व्यवस्था में दो प्रकार की सरकारें हो गई हैं। तो ये जो दूसरे तरह की सरकार है जिसे पंचायत सरकार कहते हैं, उसमें गांव वाला सीधे जुड़ा हुआ है, वो खुद उसका निर्माणकर्ता भी है, बनाने वाला भी है और चलाने वाला भी है। लेकिन यहाँ जो पहली और दूसरी सरकार है वहां अपने प्रतिनिधियों को भेजता है। तो प्रतिनिधियों को जिम्मेदारी सौंपे, और चूंकि आजकल प्रतिनिधि राजनीतिक दलों की माध्यम से जा रहे हैं, तो राजनीतिक दलों को बाकायदा एक जिम्मेदारी सौंपी जा सके, उन्हें बताया जा सके कि अपने घोषणा पत्र में क्या क्या चीजें आपको शामिल करना चाहिए, क्योंकि वही उनका संकल्प पत्र होता है जिसके आधार पे वो तय कर सके कि हम गांव की आजादी या गांव की दल, स्वायत्तता। जी अलग अलग दल कोई घोषणा पत्र कहता है, आजकल लोग उसको संकल्प पत्र कहना जी शुरू। जी। संकल्प कितना हाँ तक है वो तो चुन के जाने के बाद पता चलता है, लेकिन संकल्पों का ये समय है। जनता भी जी। संकल्प लेती है कि किसको चुनना है, और या राजनीतिक दल भी अपने संकल्प पत्र के जरिए जनता पर ये दबाव बनाते हैं, कहते हैं, समझाते हैं कि हमको चुनिए। जी जी सर। जी। तो उसी दृष्टि से ये हुआ कि इस चुनाव का उपयोग तीसरी सरकार के लिए किया जाना चाहिए, कि वास्तव में ये जो 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद जो स्थानीय सरकार, सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में है, जिसको हम लोग आप तीसरी सरकार, पंचायत और नगर पालिका दोनों, जी शहरों के लिए नगर पालिका, शहरी क्षेत्रों के लिए, गांव के लिए ग्राम पंचायत, जी उसकी स्थिति आज की तारीख में काफी कमजोर है। वो सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में उसका कोई अभी रूप दिखाई ही नहीं पड़ रहा है। जी जी। तो कम से कम इस चुनाव के समय
विशेष करके संसद में जो लोग जा रहे हैं, क्योंकि संसद सर्वो निर्णय की एक सर्वोच्च संस्था हो गई आज की तारीख में, और उस संसद के ही लोगों ने ये 73वां और 74वां संविधान संशोधन उस समय की संसद ने पास किया है। तो उस संसद को ये याद दिलाना है कि एक काम हो गया था, लेकिन उनकी उसकी अनुपूरक कार्यवाही क्या बाकी है, जी। कहाँ कहाँ गतिरोध है, उन गतिरोधों को कैसे दूर किया जा सकता है और क्या क्या किया जा सकता है। इसके लिए तीसरी सरकार अभियान की तरफ से एक सुझाव पत्र भेजा जा रहा है, और अब वो भेजा जा चुका है। देश के जितने प्रमुख राजनीतिक दल हैं, लगभग 19 राजनीतिक दलों को ये पत्र भेजा जा चुका है, और इस देश के सारे सांसदों को, जो लगभग 800 के आसपास हैं, राज्यसभा और लोकसभा दोनों को मिला करके, उन सारे सांसदों को वो सुझाव पत्र भेजा जा चुका है, और उसमें अलग अलग मुद्दों को लेकर के अपनी बात रखी गई है। जी। ये तो मतलब सुझाव भेजा गया, क्या सुझाव में है क्या सर? सुझाव को हम लोगों ने 5 भागों में बांटा है। पहला भाग है लोकल, जिसको कहते हैं ना, जमीनी स्तर के लोकतंत्र को लेकर के, क्योंकि ये पंचायत या 73वां संविधान संशोधन जब बना, उसके पीछे की जो मंशा थी वो ये थी कि ये जो देश की डेमोक्रेसी है उसको जमीन पर उतरना चाहिए, ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी बननी चाहिए। कहते हैं ना जनता सरकार है, तो सच में जनता सरकार बने, अर्थात जनता के लेवल पर लोकतंत्र हो, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हो, इसके लिए यह संविधान संशोधन हुआ था। आज की तारीख में उसमें काफी कमजोरी है, अभी वो स्थिति बन नहीं पा रही है। तो उसके लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं, लोकतांत्रिक उस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कुछ दिए गए हैं कि जो पंचायती राज सिस्टम को, जिसको हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, विकेंद्रीकरण, उसके लिए जो जो प्रावधान किए जाने थे, एक है लोकतांत्रिक के लिए, दूसरा है डिसेंट्रलाइजेशन के लिए, मतलब एक तरह से जो सरकार के रूप में निर्णय का अधिकार जो गांव को मिलना चाहिए था, उसके आधार पर क्या क्या चीजें अभी बाकी हैं जो की जानी चाहिए। तीसरा है कि जो वित्तीय नियोजन होना चाहिए उसके स्तर पर, जो मतलब पर्याप्त संसाधन मुहैया कराए जाने चाहिए, उसके लिए क्या क्या कमियां रह गई हैं और उसके लिए क्या किया जाना चाहिए। तीसरा है कि हमेशा सरकार को बेहतर तरीके से चलाने के लिए कुछ आयोगों की रचना की जाती है। जैसे मान लीजिए अभी इलेक्शन कमीशन तो बना दिया गया, इसके लिए भी फाइनेंस कमीशन भी बना दिया गया, लेकिन अभी बहुत सारे आयोगों की आवश्यकता है, संवैधानिक संस्थाओं की आवश्यकता है आयोग के रूप में। तो कौन कौन से आयोग बनने चाहिए अभी, अगर वो आयोग बन जाते हैं तो और चीजें आगे। और अंत में है कि फंक्शनल जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, काम करने में जो दिक्कतें आ रही हैं, जो ज्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव होती हैं, प्रशासनिक होती हैं, वो क्या क्या दिक्कतें हैं, इन 5 भागों में बांट करके लोगों को सुझाव, मतलब इन राजनीतिक दलों को सुझाव भेजे गए हैं। सुझाव जो आपने भेजा है, आपकी आपकी इच्छा ये है, चाहे आप जो संस्थान चलाते हैं, चाहे आपके जो लोग हैं, उन्होंने सुझाव एक तैयार किया और उसको सरकार को मैंने अलग अलग राजनीतिक दलों को भेजा है, और आप लोगों की या इच्छा है कि सरकार उसको, मैंने जो भी राजनीतिक दल चुनाव में जा रहे हैं, वो अपने घोषणा पत्र में उसको शामिल करें। अपने घोषणा पत्र में उसको शामिल करें, जी। जितना भी कर सकते हैं। हम ये नहीं कहते, हमने 24 सुझाव भेजे हैं, जी। तो ये नहीं मान रहे हैं कि 24 के 24 वो शामिल कर लेंगे, लेकिन कुछ तो मतलब 2 कदम तो आगे बढ़े। आज तक देखिए जो है क्या, कि ये पंचायत और नगर पालिकाएं किसी भी राजनीतिक दल के चुनाव एजेंडे का विषय ही नहीं बन रही है, और बन रही हैं तो सिर्फ योजनाएं बन रही हैं जो उनके माध्यम से जाती हैं, लेकिन उनको एक सरकार के रूप में उनके गवर्नेंस को, उनके शासन को प्रभावी बनाया जा सके, जिससे जो भी विकास योजनाएं नीचे तक जाएं उसको वो बेहतर तरीके से संचालित कर सके, इसके लिए कोई कोशिश नहीं हो रही है। सिर्फ जो सुविधाएं हैं, जो योजनाएं हैं, कुछ उन्हीं का जिम्मा उनको सौंप दिया जाता है। वो किस स्थिति में है, इस करने की स्थिति में है नहीं, इसकी कुछ चिंता ही बहुत कम है। तो तो इसीलिए ऐसे ही मुद्दे ज्यादा उठाए गए हैं। वो बातें मैं जानना चाहूंगा सर। ये सुझाव जो आप भेज रहे हैं राजनीतिक दलों को,
चुनाव हम्म। बहुत सारे प्रेशर ग्रुप काम करते हैं, किसानों की अपनी मांगे होती हैं, वित्तीय संस्थानों की अपनी मांगे होती हैं, पंचायती राज संस्थानों की अपनी मांगे होती है, शिक्षा से जुड़े जो लोग काम कर रहे हैं उनकी अपनी मांग होती है। दो चीज जानना चाहूंगा सर, कि ये जो हम्म। शेखर प्राण और तीसरी सरकार ने जो सुझाव तैयार किया है, जी। बुनियाद क्या है, कैसे तैयार किया आप लोगों ने? और दूसरा नहीं ये इसके। और जी। दूसरा ये जानना चाहूंगा सर, कि हम्म। स्थापित राजनीतिक दलों को तो आपने भेज दिया, जी। सांसदों को भेज दिया, जी। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग चुनावी मैदान में आते हैं जो कि न तो किसी दल के होते हैं, हम्म। निर्दल होते हैं, अच्छे लोग जी। होते हैं। जी। 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 कई बार प्रयास ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल जो स्थापित व्यवस्था है उन्हीं तक हम पहुंचे। कुछ ऐसे लोग भी हम्म। समाज में हैं जो कि विसम्मति का अधिकार रखते हैं। लोकतंत्र सहमति, असहमति और विसम्मति से चलता है। वो वॉइस ऑफ हम्म। डिसेंट, नहीं जीतेंगे, जी। जीतेंगे वो जनता को तय करना है। लेकिन चंद्रशेखर प्राण ने उनको भी क्या भेजा है क्या? आ, निश्चित रूप से, लेकिन उसको अभी उनको चूंकि अभी पता नहीं चला कि कौन निर्दलीय लड़ेगा। आज की तारीख में पता नहीं है ना। आज की तारीख में ये पता है कि कुछ राजनीतिक दल हैं इस देश में जो चुनाव मैदान में उतरेंगे। उनका बाकायदा एक सिस्टम है। उनके वेबसाइट पर ईमेल एड्रेस भी हैं, उनके व्हाट्सएप नंबर भी हैं। दूसरी तरफ तब इन कई प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपना घोषणा पत्र की कमेटियां भी फॉर्म कर रखी हैं, बना रखी हैं। उस पर काम भी चल रहा है। इसलिए पहले चरण में उनको भेजा गया है, पहला काम ये किया गया। इसका दूसरा फिर इसी के तहत तमाम राजनीतिक सामाजिक संगठनों के, देश के तमाम सामाजिक, हजारों की संख्या में सामाजिक संगठन जो देश में काम कर रहे हैं। और हम लोगों की जो पहुंच है, 21 राज्यों में तीसरी सरकार अभियान की पहुंच है आज की तारीख में। तो 21 राज्यों में जो हमारे नेशनल वर्किंग कमेटी के पदाधिकारी हैं, जो स्टेट वर्किंग कमेटियां बन गई हैं, उन सबको के माध्यम से सारे सामाजिक संगठनों को एक पत्र भेजा गया है कि एक काम वो करें कि ये जो घोषणा पत्र का प्रारूप हम लोगों ने तैयार किया है, इस घोषणा पत्र के प्रारूप को बाकायदा वो अपने पैड पर, उनका जो अपना ऑफिशियल पैड है या जो जिस भी तरह से वो ऑफिशियल तरीके से वो भी राजनीतिक दल के लोगों को भेजे। क्योंकि ये कोई एक संस्था या एक व्यक्ति का नहीं है। जैसे हम ही लोगों ने बनाया तो बहुत अध्ययन के बाद बनाया है, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से और बहुत संवैधानिक तरीके से, और ये देख करके कि भारत की संसद से क्या क्या संबंधित है उसी को ज्यादातर फोकस किया गया है। ठीक है। तो ये किया गया है कि उन संस्थाओं से कहा गया है कि वो संस्थाएं भेजे। एक दूसरे चरण में ये कहा गया है कि तीसरी सरकार अभियान के कार्यकर्ता जो देश भर में फैले हैं वो तो अलग चीज है। दूसरे जितने सामाजिक संगठन हैं उनको भी पत्र लिखा गया है कि जब चुनाव शुरू हो जाएगा, घोषणा पत्र वो अधिसूचना जारी हो जाएगी, कैंडिडेट तय हो जाएंगे और चुनाव प्रचार शुरू हो जाएगा, उस समय जो भी संसद सदस्य का प्रत्याशी होकर के आपके बीच में जाता है, आप अपनी तरफ से एक लोक घोषणा पत्र बना लीजिए। आप संस्थाएं और सामाजिक कार्यकर्ता या शैक्षिक कार्यकर्ता अपने अपने तरह से उसके आधार पर अपने और भी जो प्लस करना चाहे प्लस करें, जो उसमें से माइनस करना चाहे माइनस करें। वो खुद हमारा तो एक सुझाव सुझाव के तौर पर है ना ये उनके लिए। उसमें से वो खुद एक लोक घोषणा पत्र बनाए और उन कैंडिडेटों को दे, प्रत्याशियों को सौंपे और कहें कि देखिए हमारे गांव की तरफ से या हमारे संस्था की तरफ से या इस पूरे एरिया की तरफ से ये कुछ चीजें तय की गई हैं। आप बताइए इस पर आप क्या करेंगे। आप इस पे हम लोगों के बीच में बताइए, इस पर अपना मतलब एक बताइए जिसके आधार पर हम तय कर सकें कि हम किसको वोट दें किसको ना दें। वहां पर जो जिसको आप कह रहे हैं कि निर्दलीय प्रत्याशी होंगे या दूसरे लोग ऐसे लोग होंगे जो किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े होंगे, उनके सामने ये जरूर पहुंच जाएगा और वही अवसर ही होगा उनके पास जाने का। जी। उसकी भी व्यवस्था की जा रही है। जी। तो मतलब सर जो कहना चाह रहे हैं, चंद्रशेखर प्राण जी जो कहना चाह रहे हैं वो ये है
कि केवल तीसरी सरकार अभियान ही नहीं, लाइक माइंडेड बहुत सारे सामाजिक संगठन अपने अपने स्तर पर लोग घोषणा पत्र तैयार कर सकते हैं। हमारा जो सुझाव है उसको उसमें शामिल कर सकते हैं। अंततः कोशिश ये है कि 2 कदम और 4 कदम की बात नहीं है, बात निकले तो दूर तलक जाए। या बिल्कुल। तो चूंकि चुनावी घोषणा पर, चुनाव का मौसम है, चुनाव बस आने ही वाला है, बजट सत्र समाप्त हो चुका है और चुनाव की घोषणा हो सकती है समय से, इसलिए तैयारी करें। सर, इसमें आप आपका देख रहे थे कि बीच में कुछ धार्मिक संगठनों के साथ भी आप अलग अलग स्तर पे काम करते रहते हैं, क्योंकि इस देश में देश को, समाज को, गांव को धर्म और धार्मिक संगठनों से अलग करके नहीं देखा जा सकता, और उनकी बातें दूर तक पहुंचती है। जाहिर है, या मैं जी जी बात कर रहा हूँ क्योंकि आप समय समय पे श्री श्री रविशंकर के पास से आपकी तस्वीरें आती रहती हैं। कुछ व्यापक जी। स्तर पर कुछ तैयारी कर रहे हैं क्या आप लोग? वास्तव में उसे जब हम धार्मिक संगठन भी कह सकते हैं, लेकिन मूलतः वो एक आध्यात्मिक संगठन है। क्योंकि थोड़ा सा पूजा पद्धति कर्मकांड उससे थोड़ा अलग हट करके अध्यात्म और चेतना और उस स्तर पर है, दर्शन के स्तर पर है। तो आर्ट ऑफ लिविंग एक आध्यात्मिक संस्था के रूप में ज्यादा जानी जाती है। और श्री श्री रविशंकर का जो व्यक्तित्व है उससे और आप सब परिचित ही हैं। तो जो श्री श्री रवि आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन है, वो एक तरफ तो लोगों के चेतना विकास का काम कर रहा है, और दूसरी तरफ उसके सोशल प्रोजेक्ट बहुत चल रहे हैं देश में। बहुत लाखों नौजवानों को उन्होंने यूथ लीडरशिप ट्रेनिंग करके और उनको सामाजिक कामों में लगाया है। नदियों के पुनर्जीवन से लेकर के और प्राकृतिक खेती से लेकर स्किल डेवलपमेंट से लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य, इन सारे क्षेत्रों में बहुत काम किया जा रहा है। दूसरे वो गांवों को लेकर के उनकी चिंता भी काफी वो है। बहुत सारे प्रोग्राम जो सोशल प्रोजेक्ट के चलते हैं वो गांव से जुड़े हुए हैं। चूंकि श्री श्री रविशंकर जी का आशीर्वाद और स्नेह मुझे बहुत वर्षों में, तो मेरे ख्याल 40 साल से उनके और मेरा उनके साथ जुड़ाव है। और इन पूरे वर्षों में उनके सामाजिक कार्यक्रमों में मेरा जो योगदान हो सकता है वो करता रहा। मैंने उनको भी इस बारे में निवेदन किया। अभी मैं पिछले दिनों उनसे मिला और ये घोषणा पत्र उनके समक्ष भी रखा। और उनका यह है कि निश्चित रूप से पंचायतें सशक्त होनी चाहिए, तभी जाकर के गांव का सुधार, गांव में जिसको हम कहते हैं खुशहाली, वो हैप्पीनेस प्रोग्राम चलाते हैं, तो खुशहाली तभी गांव की आ सकती है जब गांव के लोग खुद निर्णय लेने की स्थिति में उनको रखा जाएगा। अपने बारे में जब खुद सोचेंगे, खुद ही अपने बारे में निर्णय लेने लगेंगे, और जो निर्णय ले उसको कर सकें, यही आजादी है ना। और यही एक तरह से स्वामित्व का भाव पैदा करता है। तो ये चीज उनको उन्होंने गहराई से समझी है और इसीलिए उसका समर्थन कर रहे हैं। और इसमें जो भी घोषणा पत्र में दिया है इसीलिए दिया गया है कि संविधान जिस स्वायत्तता की बात करता है, कहता है ये सेल्फ गवर्नमेंट होगी, अर्थात लोग यहाँ खुद सरकार, सेल्फ गवर्नमेंट का जहां तक मैं अर्थ समझता हूं। इसीलिए मैंने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि आज तक सेल्फ गवर्नमेंट को भारत के संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, तो कृपया उसे परिभाषित किया जाए। राजनीतिक दलों से कहा है कि आप ये तय आप अपने घोषणा पत्र में कहिए कि आपकी सरकार आएगी तो आप सेल्फ गवर्नमेंट शब्द को परिभाषित करेंगे। परिभाषित होते ही इसका रूप फिर सही अर्थ निकलने लगेगा कि इसका मतलब क्या हुआ। जहां लोग खुद सरकार हो जिस व्यवस्था में, तो वो खुद सरकार होने का मतलब क्या होगा। तो वो निश्चित रूप से ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है और ये घोषणा पत्र का एक मुद्दा है। तो श्री श्री को ये लगा कि ये चीज, तो उन्होंने भी समर्थन किया है इसका। और वो तो सोशल कॉज में और समाज के विकास में बहुत बड़े पैमाने पर जुटे हैं पूरी दुनिया में। जी, इसलिए उनसे जुड़ाव स्वाभाविक है। तो और श्री इसी तरह और दूसरी संस्थाओं से भी मैं अपील कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। तो जी श्री श्री जुड़े हैं तो उनके पहुंच का दायरा भी व्यापक है, उनका काम भी व्यापक है। स्वाभाविक रूप से चंद्रशेखर प्राण जिस रास्ते पे निकले हैं उसमें श्री श्री का साथ मिलेगा।
तो अन्य लोग भी, अन्य आध्यात्मिक संगठन, मैं तो धार्मिक संगठन ही कहता हूँ, सर लोग थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल ज्यादा है, आध्यात्म को समझते हैं, मगर वह अभी धर्म तक ही अपने को सीमित रखता है, आध्यात्म बहुत बड़ी चीज है। तो अन्य भी धार्मिक आध्यात्मिक संस्थाएं इस काम को आगे बढ़ाएंगी। अब एक महत्वपूर्ण सवाल ये है सर कि चूंकि एक चीज और यहाँ इसी में जोड़ देना चाहते हैं कि इसी के साथ बहुत सारे प्रमुख लोग जो जी भारत सरकार में सेक्रेटरी रहे हैं, जी जैसे अभी सुनील कुमार जी हैं जो कुछ दिन पहले तक ही सचिव रहे, अभी इस घोषणा पत्र को तैयार करने में, इन सारी ये जो सुझाव पत्र है इसको तैयार करने में, बहुत सारा तीसरी सरकार अभियान के इस पंचायत मूवमेंट का उनका पूरा एक तरह से जुड़ाव बन गया है। वो कदम कदम पर हम लोगों के साथ हैं। विजयानंद जी हैं, डॉक्टर WR रेड्डी हैं, मीनाक्षी सुंदरम हैं, जिनके समय में, सुंदरम जी के समय में ही ये 73वां संविधान संशोधन पार्लियामेंट है, और वो उस समय ग्रामीण विकास सचिव हुआ करते थे। तो ऐसे देश में है। दूसरी तरफ मिशन समृद्धि जैसे, इंडिया पंचायत फाउंडेशन जैसी संस्थाएं जुड़ी हैं इसके साथ, जमीनी स्तर की तमाम संस्थाएं हैं। तो चारों तरफ से लोग इसके साथ जुड़ गए हैं आज की तारीख में तो इस बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं सर, जिनका नाम ले रहे हैं मैं जानता हूं, और सर के सहयोग से मैं चाहूंगा कि उसमें से सुनील कुमार जी वगैरह से भी इस विषय पे बात हो। या जरूर उनसे भी बात करनी जो चाहिए। भी जी लोग उपलब्ध होंगे, मगर हुआ तो चौपाल से जाता ही नहीं है, नहीं, जरूर जरूर और जरूर। यही जी करता ही है, और बात निकली निकली है तो दूर तक जाएगी। एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जाना तो इनको गांव में ही है चंद्रशेखर जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी जाएंगे तो उनके पास ही वोट लेने के लिए, माना कि ये पंचायत जी का चुनाव नहीं है, ये व्यापक बड़ा चुनाव है, संसद में प्रतिनिधियों को जाना है, लेकिन जाना तो गांव में ही है। तो जी कुछ जी गांव का संकुल बना के, प्रेशर ग्रुप बना के भी अपनी बात कही जा सकती है। घोषणा पत्र तो चलिए आपने कागज सौंप दिया, लेकिन जब ये वास्तव में उनके पास जाते हैं और वहां से आवाज आए, तो वो थोड़ा सा, चूंकि रामचरितमानस में एक चौपाई है, भय बिनु हो ही न प्रीति, तो भय तो जी है, जी। चुनाव है, मत लेना है, जनता, जनार्दन दरवाजे पर पहुंच रहा है जनता के, और जनता को ही सब कुछ तय करना है, तो उन पंचायतों के जरिए भी कुछ बातें कहने की तैयारी है क्या? या बिल्कुल। वास्तव में जैसा आप कह रहे हैं ना, ये राजनीतिक दल जो होते हैं, इनमें दो तरह से संकल्प जगता है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं ना पॉलिटिकल विल पावर, राजनीतिक इच्छा शक्ति, जो सरकार में जो होता है उसकी राजनीतिक इच्छा शक्ति। एक तो कहता है उसको सद्विचार आ जाए, सद्बुद्धि आ जाए, सद्भाव आ जाए, उसके अंदर एक अच्छा विल पावर डेवलप हो जाए। दूसरा, चूंकि स्वाभाविक है, ये पूरा का पूरा राजनीतिक प्रयास या ये चुनाव सत्ता प्राप्ति के लिए होता है, सत्ता में भागीदारी के लिए होता है। तो जब उनको लगता है कि जो लोकमत है, वो लोकमत इतना सजग हो गया है और ये मुद्दा लोकमत का मुद्दा है, तो ना होते हुए भी राजनीतिक इच्छा शक्ति पैदा करनी पड़ती है या उसके प्रति आना पड़ता है। तो आप सही कह रहे हैं कि हमें लोकमत जागरण का काम भी बड़े पैमाने पर लेना चाहिए। निश्चित रूप से इसका दूसरा चरण जो है वो लोकमत पैदा करने का है। जगह जगह कहा जा रहा है कि लोगों को प्रशिक्षित किया जाए, लोगों को किया जाए, और एक लोकमत तैयार हो, और वो लोकमत आने, जो उनके पास मत मांगने आ रहा है, जो वोट मांगने आ रहे हैं, वो किसी भी पार्टी के हो सकते हैं, उनके सामने जब मैं कह रहा हूं लोक घोषणा पत्र प्रस्तुत करें, तो सामूहिक रूप से गांव वाइज या क्षेत्र वाइज या ब्लॉक वाइज ये घोषणा पत्र तैयार हो, और लोग घोषणा पत्र और उनको सौंपे जाएं। कम से कम उनको लगे कि लोग इन मुद्दों को लेकर सजग हो गए हैं, हम अभी इससे अपरिचित हैं या हम इसको इग्नोर कर रहे हैं, हमारी उपेक्षा में है, लेकिन इनके अब मुद्दे बनने शुरू हो गए हैं। बड़ी बात होगी। भले देखिए कितनी इसमें भले आप उपेक्षा करते रहें, लेकिन समाज की अपेक्षा है, और जी, समाज की अपेक्षा है तो आपको इन चुनाव के मौके पर खरा तो उतरना। करना पड़ेगा। जी ये जी हमारे, जी लेकिन मैं वो चीज नहीं कर रहा, मैं एक चंद्रशेखर प्राण जी को ये कह रहा हूं कि देखिए, ये कागज लेके आए हैं, अलग अलग राजनीतिक दलों को भेज रहे हैं, विभिन्न संगठनों से मिल रहे हैं, लेकिन ये एक दिन का काम नहीं है। कागज तो आज तैयार हुआ, पता नहीं
40 सालों से लगातार पंचायतें कैसे सुधरे, पंचायत में क्या बेहतर हो सकता है। क्योंकि हम लोग गांव समाज से आते हैं, तो हम लोग बहुत बड़ा आसमानी उड़ान नहीं भर सकते। इसलिए हम लोग जी। कोशिश करते हैं कि 2 कदम पहले ये चले, ये या लक्ष्य, तो बिल्कुल। उसके बाद 2 कदम चले, उसके बाद 4 कदम चले। क्योंकि वो भी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, और चंद्रशेखर प्राण जी भी समाज के बीच ही रहते हैं, गांव पंचायत की बेहतरी चाहते हैं, सजग रहते हैं। एक लोक घोषणा पत्र लेके आए हैं, लेकिन इसकी तैयारी काफी लंबे समय से हो रही है। अलग अलग बैठकों में समय समय पे मेरी भी नजरें जाती है। कितने जी लोगों से जी। बातचीत की है सर, कितने लोगों से बातचीत कर ये घोषणा पत्र आप लोगों ने तैयार किया है? दो तरह से बातचीत हुई है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप। जी अप्रत्यक्ष मीन्स पत्रों के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, मेल के माध्यम से। जी तो प्रत्यक्ष रूप से तो कहें तो कम से कम कई हजार लोगों से अब तक सीधे बातचीत हो चुकी है। जी और कई हजार लोगों तक पत्र जा चुके हैं, ये सुझाव पत्र जा चुके हैं। हमेशा मेरे साथ जुड़े हुए साथी जगह जगह लोगों को बांट रहे हैं। इसको प्रिंट करा लिया गया है, प्रिंट करा करके लोगों को इसकी एक छोटी प्रति वो बनाया जा रहा है, खास खास इसके साइलेंट फीचर्स को जो लोगों को दिए जाएंगे, गांव के लोगों को भी बांटने की कोशिश हो रही है। तो कोशिश है कि ये जगह जगह संवाद का विषय बन जाए। अगर इस पर चर्चा ही, देखिए दो चीजें होती हैं ना, इसी चुनाव के बहाने अगर ये मुद्दे लोक संवाद के विषय बन जाए, तो जैसे आप कह रहे हैं ना, ये जो मुद्दे हैं आपने देखा भी होगा, इसको जो आपको भी मैंने भेजा था, और अभी आप कहेंगे तो मोटी मोटे चीजें बता देंगे क्या जी, क्या चीजें बताते वो चलिए, क्योंकि हम लोग संवाद 24 में हैं। पॉइंट क्या है। जैसे हम ये कह रहे थे लोकतांत्रिक में ये है कि बहुत सारे, अभी क्या इसको हम तीसरी सरकार कह रहे हैं। तीसरी सरकार इसलिए कह रहे हैं कि भारत के संविधान में के पार्ट 9 में इसका प्रवेश दिया गया, और 45 साल बाद इस पर बातचीत शुरू हुई राजीव गांधी के पीरियड में, और अभी जाके कितने 1992 में जाकर के ये शामिल हुआ संविधान की मुख्य धारा में। तो ये तीसरे स्थान पर है। हम कहते हैं कि गांधी की नजरों में तो ये पहले स्थान पर थी, तो इसे पहली सरकार के रूप में मान्यता मिले। और ये मेरे कहने से तो होगा नहीं, जब पूरा समाज इसको कहे या फिर राज्य व्यवस्था कह दे कि नहीं ये पहली सरकार है, मान्यता दे दे, या लोग कहें कि ये मेरी पहली सरकार है, तो हम तो आवाज ही उठा सकते हैं, ये मांग ही कर सकते हैं। दूसरा ये है कि जितने राज्यों के प्रावधान हैं, हर राज्यों के अधिनियमों में कई अलोकतांत्रिक प्रावधान किए गए हैं, कई अलोकतांत्रिक प्रावधान है। जैसे मैं अगर एक उदाहरण दूं कि ब्यूरो नौकरशाह को यह पावर दिया गया है कि चुने हुए प्रतिनिधियों के खिलाफ एक्शन ले सकता है। ये कभी संभव हो सकता? वो अपराधी हो, मतलब इंडियन पेनल कोड की किसी धारा के अंतर्गत आता हो, तो अधिकारी क्या, पुलिस वाला का एक सिपाही भी उसके खिलाफ ले सकता है, कानून के दायरे में आ जाता है। लेकिन एक सामान्य स्थिति में उसके खिलाफ एक नौकरशाह एक्शन ले, ये अपने आप में अलोकतांत्रिक प्रक्रिया है। तो कम से कम इस अलोकतांत्रिक व्यवहार को रोका जाना चाहिए, एक चीज। दूसरा ये है कि ग्राम सभा को लेकर के बिल्कुल साइलेंट है, संविधान भी साइलेंट है ग्राम सभा को लेकर के, जबकि ग्राम सभा ही वास्तविक सरकार है। तो ग्राम सभा के मुद्दे को ज्यादा वो किया जाए, वही जमीनी लोकतंत्र का, या जेपी के शब्दों में, जयप्रकाश नारायण के शब्दों में, सहभागी लोकतंत्र था, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी थी ग्राम सभा। तो ग्राम सभा को लेकर के सवाल उठाया गया है लोकतंत्र की दृष्टि से, जमीनी लोकतंत्र की दृष्टि से। दूसरा, जब हम कहते हैं कि पंचायतों के इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट का काम हो, तो उसके लिए सबसे है कि इसको पहले परिभाषित कर दीजिए सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में। फिर जो कार्य संविधान ने जो 29 सब्जेक्ट दिए हैं, उस 29 विषय दिए हैं, उन विषयों से जुड़ते हुए जितने तरह के कार्य हैं, वो सैकड़ों की संख्या में हो सकते हैं, वो सारे कार्य पंचायतों को सौंपे जाएं, उनके सारे कर्मचारी पंचायतों को सौंपे जाएं, और उनका कोष सौंपा जाए। यही विकेंद्रीकरण है, सच्चा विकेंद्रीकरण ये होता है। तो विकेंद्रीकरण का ये काम किया जाना चाहिए। दूसरा जो है कि न्याय पंचायतों को एकदम से आउट कर दिया गया है। आप तो बिहार से हैं, ग्राम कचहरी वहां काम कर रही है, अकेलौता राज्य है देश का जहां पर विधिवत ग्राम कचहरियां बन रही हैं, और वो बहुत सारे जो 40 धाराएं उसके अंतर्गत है ग्राम कचहरी के, वो बाकायदा उसमें ज्यादातर में समझौते हो रहे हैं, गांव के झगड़े गांव में निपट रहे हैं, गांव का भाईचारा थोड़ा बहुत बच जा रहा है। आप कल्पना करिए कि जहां नहीं है
सारी चीजें पुलिस में और कचहरी में जा रही हैं, गांव का भाईचारा कितना नष्ट हो जा रहा है, फिर कहाँ से गांव सभा बनेगी गांव के अंदर। तो ये न्याय पंचायत के मुद्दे को उसमें शामिल किया गया है। दूसरा ये है कि जहां तक इस स्थानीय सरकार की बात है, वित्तीय नियोजन बहुत कमजोर है इसका। टैक्सेस लगा नहीं सकती, कुछ राज्यों ने दिया है, दूसरे राज्यों में बिना राज्य सरकार की सहमति से कोई टैक्स नहीं लगा सकती ये दूसरा दूसरा इनका और कोई आधार नहीं बनता। तो ये कहा गया कम से कम जीएसटी में आप दो सरकारों का हिस्सा रखते हैं ना। जब फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया को संविधान ने निर्देश दिया कि अब आप राजस्व को, जो भी राजस्व आता है केंद्र के स्तर पर, राज्य के, उसमें तीन भाग लगाएंगे। एक केंद्र का होगा, संघ सरकार का होगा, एक राज्य सरकार का, और एक सेल्फ गवर्नमेंट का होगा। और हो रहा है। 14वें से ये 11वें वित्त आयोग से ही शुरू हो गया था। 14वें और 15वें में तो 2 लाख करोड़ से ज्यादा पैसे दिए जा रहे हैं। तो कम से कम ये जो जीएसटी के रूप में आपने सारे टैक्सेस को इकट्ठा कर लिया है, तो जीएसटी में भी इन सरकारों का हिस्सा लगना चाहिए। ये बहुत ईमानदारी से ये बात कही जा रही है कि जीएसटी में भी इनका हिस्सा दीजिए। तो दूसरा। चंद्रशेखर प्राण जी को जब सुनता हूं तो मन करता है कि सुनता ही जाऊं, क्योंकि गांव के रहने वाले हैं और गांव पे ही काम करते हैं, मंगरुआ की रुचि भी गांव में ही। सर, एक बुनियादी सवाल है, आप कागज भेजेंगे, मैं वीडियो में उसको चलाऊंगा, जी ठीक। एक बुनियादी सवाल ये है जिसपे कुछ केरला वगैरह पे काम भी हुआ है, और मैं जी चाहूंगा कि आप उसको अपने घोषणा पत्र में भी शामिल करें, जो लोग घोषणा पत्र आप तैयार कर रहे हैं। जी जी बाल पंचायत की अवधारणा है सर। जी तो बाल पंचायत की अवधारणा है, केवल ये अवधारणा के स्तर पे ही है कि ठीक है, बच्चे मत नहीं देते, वोट नहीं देते, लेकिन बच्चे तो हमारे आपके ही हैं, उनकी भी समस्याएं होती हैं। और सरकार ने स्कूली स्तर पे बाल पंचायत तो तैयार कर दिया, लेकिन बाल हम्म पंचायत की बात जो आपकी स्थानीय पंचायत है, वो सुनने हम्म के लिए भी कुछ बातें होनी चाहिए। क्योंकि जब तक बाल बच्चों की आवाज स्थानीय पंचायत तक नहीं पहुंचेगी, स्थानीय पंचायत तक अगर पहुंच भी गई तो वही स्थानीय पंचायत ऊपरी पंचायत तक लेके आएगी, उसको लेके भी सर अगर कुछ हो तो। या जरूर। वास्तव में बाल पंचायत के पीछे दो दो मकसद थे। पहला मकसद ये था कि देखिए, ये चीज की, ये जो पंचायत है, ये राजनीतिक शिक्षण है, राजनैतिक शिक्षण का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। हम यहाँ की गुलाम देश जब था, 1880 में लॉर्ड रिपन ने जब पहली बार लोकल गवर्नमेंट का प्रस्ताव ब्रिटिश पार्लियामेंट को भेजा, तो अपनी संस्तुति में जो पहली लाइन लिखी थी, उन्होंने पहला कारण बताया था, यही बताया था कि भारत के लोगों का इससे राजनैतिक शिक्षण होगा। ये लॉर्ड रिपन के शब्द हैं। पंडित नेहरू ने कहा था कि पंचायतें इस तरह हों कि आने वाले समय में देश के मंत्री और प्रधानमंत्री यहीं से प्रशिक्षित होकर के ऊपर जाएं। तो सबके सपने यही थे, और सही है, यही सही है कि राजनीतिक शिक्षण का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। और अगर बच्चों को बाल पंचायत के प्रक्रिया और प्रोसेस, बाल पंचायत मीन्स हुआ कि पंचायत होती क्या है, पंचायत की प्रक्रिया कैसे होती है, चलो आप लोगों की पंचायत हो गई, आप संवाद करो, निर्णय लो, सहमत के आधार पर निर्णय लो, ये ये तो सारा एक प्रशिक्षण। इंफॉर्मेटिव पार्ट हुआ सर। भाई भाई, ये एक लेकिन मैं दूसरे इंफॉर्मेटिव पर आ रहा हूं। पार्ट दूसरा है। दूसरा पक्ष यह है कि बच्चों के अपने जो पक्ष है, जी उसी में जब इस प्रोसेस में वो गुजरेंगे, जी तो अपने पक्षों को बहुत बेहतर तरीके से वो रख सके। जी तो इसलिए मैंने कहा दो रीजन है। एक लोक शिक्षण का है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो बच्चे हैं, अभी से अगर इसको सीखेंगे तो कल वो 18 साल के होकर के जब ग्राम सभा के सदस्य बनेंगे, तो वो एक इफेक्ट, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगे। ठीक है। दूसरे, वो इस राज्य व्यवस्था को ठीक से समझ सकेंगे इस देश की, और अपने नागरिक होने की भूमिका को भी समझ सकें। दूसरा ये है कि उनकी अपनी जो समस्याएं हैं जो इग्नोर हो रही है, उनके मुद्दे, वो अपने मुद्दों को बेहतर तरीके से अगर प्रस्तुत करने लग जाएं, तो इससे बढ़िया कुछ है ही नहीं है। उस प्रोसेस से उनको गुजारा जा रहा है। तो चूंकि बातचीत, चूंकि समय
निर्धारित होता है, इस तरह के जी जी बातचीत होते हैं। मेरा इशारा सर चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत को लेके था कि जी चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत को लेके था। तो मैं एक बार फिर से कोशिश करूंगा आगे के कुछ दिनों में, जब आप इस पे विचार लें तो चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत पे भी हम बैठेंगे। तो ये चंद्रशेखर प्राण जी थे। चुनाव की बेला है, चुनाव की बेला में सब सब लोग अपना कुछ ना कुछ लेके आ रहे हैं। स्वाभाविक है, देश जो है 7 लाख गांव है, 2.5 लाख पंचायतें हैं, उनकी आवाज भी संसद में सुनाई देनी चाहिए। लोक संसद की बात जन संसद तक, जन संसद के सहारे संसद तक पहुंचे, उसके प्रयास में चंद्रशेखर प्राण जी लगे हुए हैं। सर ये गांधी जी भी कहते थे कि ठीक है, धरना प्रदर्शन आंदोलन सब ठीक है, ये रचनात्मकता भी है। हम जी जी रचनात्मक काम बिल्कुल। में लगे हुए हैं, चंद्रशेखर प्राण जी रचनात्मक काम में लगे हुए हैं। उसी रचनात्मक प्रयासों का नतीजा है कि चुनाव के बेला में ये कुछ लेके आए हैं। मंगरुआ अपेक्षा करता है, जो लोग चुनावी प्रक्रिया में जा रहे हैं, इनकी बातों को, इनके संगठन की बातों को, ऐसे लोग जो प्रयास कर रहे हैं उनकी बातों को ध्यान से सुनेंगे, तभी देश बदलेगा। और देश के बदलाव का रास्ता गांव के बदलाव से ही गुजरता है। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी तरफ से भी बहुत, और आपके प्रति आभार कि आपने इस आवाज को आगे बढ़ाया। जी सर। धन्यवाद। राम।